आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलिए साहब, इन सभी वर्णों के अलावा भी हमारे पास कुछ और भी वर्ण हैं जिनकी चर्चा हम आगे करते हैं। पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की व्यवस्था आपने पढ़ी है। इन स्वरों के अलावा जो व्यंजन वर्ण पढ़े गए इनकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला को देखा जाए तो दूसरे नंबर पर जो हमारे वर्ण हैं जिनका नाम हमने क्या दिया था, व्यंजन वर्ण। चूंकि व्यंजन शब्द आपका नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिए व्यंजन शब्द को फल की तरह फलम, तो व्यंजन से आपका क्या लिखा जाता है, व्यंजनम लिखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसी व्यंजन का दूसरा नाम हल वर्ण भी होता है। यानी व्यंजन को हम जब प्रत्याहारों की परंपरा में पढ़ते हैं तब व्यंजनों का क्रम हायवरट के है से लेकर हल 14वें सूत्र के ल पर्यंत चलता है। इसलिए हायवरट के है से लेकर 14वें सूत्र के हल के ल तक हम चलते हैं तो एक प्रत्याहार बनता है जिसका नाम हल होता है। और इस हल प्रत्याहार में संपूर्ण आपके व्यंजनों का संग्रह ग्रहण हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि साहब हलाह व्यंजनानी। इसी को हमने पढ़ा था, इसी को हमने सीखा था वहां कि हलाह व्यंजनानी, यानी जो हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं वो सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। ये लकारांत शब्द इसके रूप चलाओगे हल हलो हलह, और यहाँ षष्ठी के बहुवचन में, एक वचन में, प्रथमा के बहुवचन में हलह बनता है। क्योंकि ये व्यंजन शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए प्रथमा के बहुवचन में इसके रूप चलाओगे तो लिखा जाएगा व्यंजनानी, क्योंकि व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानी। तो व्यंजन वर्णों की चर्चा यदि हम करें और व्युत्पत्ति के आधार पर इनका अर्थ निकालने का प्रयास करें तो याद रखिएगा सर, व्यंजन की परिभाषा में या व्यंजन शब्द के अर्थ को लिखते हुए लिखा गया है कि स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम अनुयोज्यम। यानी एक तो लिखा है कि जो स्वरम यानी स्वर को अनुमाना पीछे, और योज्यम का मतलब होता है जोड़ करके जो आता हो उसको हम स्वर कहते हैं। और दूसरी व्युत्पत्ति, दूसरा अर्थ लिया है स्वरम अनुवग भवति इति व्यंजनम। स्वरम यानी स्वर को, अनुवग यानी जो पीछे साथ लेकर के आता है, इति व्यंजनम, स्वरम अनुवग भवति इति व्यंजनम। भवति भी लगा सकते हैं या इति भी लगा सकते हैं, इति व्यंजनम। दोनों ही बातों का एक ही अर्थ है। इसका सामान्य व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में शब्दगत व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यदि आप निकालोगे तो इसका अर्थ होता है कि स्वरम माने स्वर को, अन्वग या अनुयोज्यम का मतलब जो पीछे जोड़ करके आता है उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। सामान्य परंपरा में कहा साहब इसका मतलब क्या है, तो इसी को हम लेकर थोड़ा अपने सरल भाषा में हिंदी व्याकरण की सहायता से यदि हम इसका अर्थ करें तो इसको हम पढ़ते हैं कि ऐसे वर्ण या जो वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण कभी संभव नहीं होता, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं होता, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, या स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो कहते हैं कि स्वर के बिना जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो लिखने की शैली में आप कैसे भी लिख सकते हैं, बिना स्वर के स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होने वाले, स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाले, स्वर के बिना उच्चरित नहीं होने वाले, जैसा भी आप कहना चाहें एक ही बात है। तो जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता, जिनका स्वतंत्र यानी जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता, स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता, संभव नहीं होता, उन वर्णों का नाम बताइए कौन सा वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है। यानी इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से आप नहीं कर सकते, इनके उच्चारण के लिए हमेशा आपको व्यंजन स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण, स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, उच्चरित वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, मैं कह दूं कि साहब यहाँ पर कितने प्रकार के वर्ण हैं, दो, या तो स्वर है या व्यंजन है। व्यंजन का उच्चारण अपने आप से नहीं होता, किसी दूसरे की सहायता से होता है। तो जो परतंत्र है, उच्चारण के लिए दूसरे पर आश्रित है, तो बताइए दूसरा कौन है यहाँ, तो व्यंजन के अलावा दूसरा आपका स्वर है, इसलिए हम स्वर के पास ही सहायता के लिए जाएंगे। तो दो बातें निकल के आ रही। नंबर एक बात, जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता
उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो कहा जैसे उदाहरण के लिए ये क वर्ण है और मैंने कहा कि साहब इसका उच्चारण आप करें, मैंने हलंत का चिन्ह लगाया है क्योंकि मूल रूप से व्यंजन वर्ण के साथ हमेशा प्योर व्यंजन वर्ण को दर्शाने के लिए कि स्वर रहित व्यंजन वर्ण है, इसमें किसी भी स्वर का योग नहीं है, ऐसा प्योर 24 कैरेट आपका व्यंजन वर्ण इस चिन्ह के साथ दिखाया जाता है। क्योंकि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, हलंत का चिन्ह बोलते हैं, संस्कृत व्याकरण में इसको हम हलंत बोलते हैं। और इससे यह अर्थ निकल के आता है कि इसका मतलब इस वर्ण में अभी कोई भी स्वर विद्यमान नहीं है, ये प्योर व्यंजन है। अब मैं आपसे कहूं कि साहब इसका उच्चारण करें, तो आप लोग क्या है कि दुस्साहसी लोग हैं, आप इसको क, लेकिन मैं कहूं कि नहीं की आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर आप इसको पढ़े लिखेंगे, साहब बोलेंगे कैसे, तो इसका विशुद्ध उच्चारण इतना सा, चाहे लिखूंगा तो इतना सा, इतना सा, इतना सा, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण आप करना चाहेंगे तो मैं उसको दुस्साहसी कहूंगा। वास्तविक व्याकरण की प्रक्रिया में इसका विशुद्ध उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें आपको स्वर का योग करना ही पड़ेगा। अब स्वर के योग में भी एक बात और है, मैं आपसे कहूं कि साहब स्वर का योग होना चाहिए। अब आपसे कहूं कि पानी के गिलास में ऊपर से दूध मिलाओ या दूध मिलाकर पानी मिलाओ, मिलाना है साहब कैसे भी मिला दो, तो कहते हैं कि स्वर का योग ही तो करना है। तो कहा कि साहब ये लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए और बना लीजिए कै, बताइए बन जाएगा क्या? ऐसा यदि आप लिखते हैं तो ये सर्वथा अनुचित है। यदि आप व्यंजन को पीछे रख करके आगे अस्वर को इसमें जोड़ने का काम करोगे तो क बनाने के चक्कर में कुछ और ही बन जाएगा भाई साहब। क्या बनेगा? अक बनेगा। तो बनाना तो चाह रहे थे क, उच्चारण तो करना चाह रहे थे कै का, उसमें मिला दिया कि साहब स्वर की सहायता से होता है, तो स्वर ले लो, स्वर ले लो, आपने ए लगा दिया। अब ए आपने आगे लगाया, लगाना कहाँ था? पीछे। इसलिए परिभाषा में संस्कृत में स्पष्टतः लिखा है कि स्वरम अनुयोज्यम, जो स्वर को पीछे जोड़कर आता हो, तो यहां मैं इसका उच्चारण करना चाहता हूं, यह आपका प्योर व्यंजन वर्ण क है। अब मैंने इसमें अ स्वर मिला दिया, इसलिए लिखा कि पीछे ही जोड़कर आएगा। क में अ मिलने पर आपका अब जाकर क्या बनेगा? सर क। अब इसका आराम से आप उच्चारण कर सकते हैं क। इसी प्रकार आप चाहें कि नहीं साहब मैं तो इसमें दीर्घ ई मिलाकर उच्चारण करना चाहता हूं, तो दीर्घ ई के मिलने पर ये आपका हो जाता है कि। इसी प्रकार अन्य आप सभी व्यंजन वर्णों का, चाहे में ई मिलाएंगे ची, ट में आ मिलाएंगे टा, तो कहने का मतलब वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है वो अपने किसी पड़ोसी, ये प्रजा के समान है, और मैंने स्वर को राजा के समान कहा था। प्रजा को आवश्यकता है उच्चारण के लिए, राजा के पास जाएंगे, राजा इनकी सहायता करेगा, अपने आप को पीछे रख करके आगे व्यंजन वर्णों को चलाएगा। तो आगे व्यंजन वर्ण, पीछे आप जो भी कोई स्वर जोड़ना चाहते हैं वो आपका स्वर हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोग्राम मैंने किया था ये क्या था? गलत था। समझ में आ रही बात? तो स्वर को जो पीछे जोड़कर आता हो, स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण होता हो, ऐसी परंपरा में ऐसे वर्णों की व्यवस्था को या ऐसे वर्णों को हम किस नाम से जानते हैं भाई साहब? व्यंजन वर्णों के नाम से जानते हैं। अब देखिए सर, इसी में आगे जाकर हम पढ़ेंगे। कहा कि साहब ठीक है, बात समझ में आ गई है। ऐसे वर्ण समूह का नाम जो कभी अपने आप से उच्चारित नहीं होंगे, इनके उच्चारण के लिए हमें किसी न किसी की आवश्यकता, यानी स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, और तो कौन हमारी सहायता करने वाला, उनको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। कहा ऐसे वर्णों में कितने वर्ण हैं? 63 या 64 वर्णों में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाएगा और जिनको हम व्यंजन वर्णों की भूमिका में समझते हैं, यानी ऐसे मुख्य व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो हम मुख्य व्यंजन वर्णों की चर्चा के समय अभी हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं उनमें हम पढ़ेंगे कितने व्यंजन कुल मिलाकर के 33 व्यंजन वर्णों को या 33 वर्णों को व्यंजन वर्णों की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, मुख्य व्यंजन वर्ण कितने बताए हैं? ये चाहे आप कोई सी भी परंपरा में चले जाओ, आप पाणिनि शिक्षा में चले जाओ या पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में चले जाओ, मुख्य व्यंजन वर्ण आपके 33 ही बताए गए हैं। लेकिन इन 33 मुख्य व्यंजन वर्णों को मैं आपको समझाने की दृष्टि से 3 परिवारों में या 3 भागों में बांटकर आपको पढ़ाऊंगा। यानी ये तो आपके मुख्य व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इन सभी मुख्य व्यंजन वर्णों के, इन सभी व्यंजन वर्णों के 33 व्यंजन वर्णों के, इन सभी 33 व्यंजन वर्णों के विभाजन, वर्णों का विभाजन 3 भागों में करूंगा साहब। विभाजन 3 भागों में, 3 भागों में। अच्छा, ये 3 भाग आपके सिर्फ सुविधा के लिए ध्यान रहे, हम कर सकते हैं, और ये सिर्फ आपके पढ़ाई लिखाई के लिए है। ये व्यंजनों का प्रकार तो हो सकता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नहीं बनेगा कि बताइए साहब व्यंजनों के प्रकार कितने हैं। वो अलग अलग नाम से संबोधित किए जाते हैं, ये अलग अलग नामों से दे दिए जाते हैं ताकि सुविधा हो जाए कि साहब स्पर्श कौन, अंतस्थ कौन है या ऊष्म कौन है। तो आप इसको उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, बात समझ रहे हैं आप?
33 व्यंजन वर्णों को केवल समझने की दृष्टि से कि हमको आसानी से बात समझ में आ जाए, हम 3 परिवारों में बांटने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा एक परिवार व्यंजन वर्णों का, जिसका नाम हम पढ़ेंगे सर स्पर्श व्यंजन वर्ण, है ना। दूसरा जो परिवार हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्णों का, और तीसरा जो हम परिवार पढ़ेंगे वो काफी होठ वर्ण है, गर्म वर्ण है, ऊष्मा वाले वर्ण है, जिनका नाम ही आपने ऊष्म वर्ण दिया है। तो ये सिर्फ आपके समझने की सुविधा के लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए कि आपको ये बातें समझ में आ जाए। वो आपके कौन से वर्ण होंगे? ऊष्म व्यंजन वर्ण होंगे। तो 3 प्रकार की कैटेगरीज में हम सबको बांटने का प्रयास करेंगे, और ये सिर्फ प्रयास है केवल समझने के लिए कि 33 व्यंजन वर्णों को हम 3 परिवारों में बांटकर, 3 भागों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है भैया। अब कहा कि वो 3 परिवार कैसे हैं, ये स्पर्श व्यंजन का लफड़ा क्या है, अंतस्थ व्यंजन का नाम आपने जो कहा है ये क्या चीज है, ऊष्म का जो आपने नाम कहा है वो ऊष्म का नाम क्या है। ठीक है। तो इन 33 ध्वनियों को हम 3 परिवारों में बांटते हैं। सबसे पहला परिवार कौन सा है? नंबर 1 जो सबसे बड़ा परिवार है, सबसे पहला जो परिवार है, सबसे बड़ा जो परिवार है, वो मेरा परिवार है यहाँ पर कौन से वर्णों का? व्यंजन वर्णों में स्पर्श व्यंजन वर्णों का। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मामला स्पर्श का है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, सुनिएगा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख के स्थान आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हो, सभी ध्वनियों का उच्चारण केंद्र नाभि माना गया है। फिर नाभि से निकल करके कंठ के जिन भागों से ध्वनियां वायु टकरा करके बाहर निकलती है वो सब उच्चारण के स्थान कहलाते हैं। मुख में पाए जाने वाले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण स्थानों में जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता और यदि आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, तब वह ऐसा टच करके निकलने वाला व्यंजन वर्ण टच वर्ण कहलाता है, यानी स्पर्श वर्ण कहलाता है। तो सीधी परिभाषा में हम पढ़ेंगे ये सभी वर्ण विशेष रूप से आपके याया, यमगणनम के या से लेकर के अभी सीखेंगे हम कपय के य तक चलते हैं, इसलिए इनको हम न्याया वर्ण भी कह सकते हैं। हम सीखे भी, आपको याद होगा माहेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यवस्था में कि सभी व्यंजन वर्णों में सबसे पहले जो परिवार वो य वर्ण और लण तक के ऋण तक चलता था, तो यण वर्ण का उपदेश है। के बाद में जो आपके वर्ण है उसमें पंचम अक्षर, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम अक्षर सभी वर्गों के पढ़े गए 25 अक्षर, जिनको हमने यमगणनम के य से लेकर कपय के य तक पढ़ा था। आगे एक नाम मैं और दूंगा तो मैं सिखाते चलता हूं, उसके साथ नाम दूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो कहते हैं कि साहब स्पर्श वर्ण कौन है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के स्थान आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जिन वर्णों के, या सीधा लिख देता हूं मैं, इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख के उच्चारण स्थान, मुख के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान परस्पर का मतलब आपस में, परस्पर स्पर्श करते हैं, परस्पर क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के स्थान आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हो, यानी टच करते हो, ऐसे टच के द्वारा या स्पर्श की प्रक्रिया के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों का नाम ही आपने क्या रख दिया? स्पर्श वर्ण है। कहा जी गुरुजी ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख के स्थान आपस में एक दूसरे को टच करते हैं? मैंने कहा भैया मुखड़ा भी हमारे पास में है, वर्ण भी हमारे पास है, व्यंजन वर्ण। बोल के देख लो, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय मुख हमेशा खुलता है, इसलिए वहां तो संपर्क आ ये ऊ ऐसा करके निकल जाता है। लेकिन आपसे मैं कहूं कि बोलिए क, तो आप देखिए साहब कंठ में स्पर्श हुआ। मैं कहूं च, तो आपकी जिह्वा और तालु का जबरदस्त टच हुआ। मैंने कहा ट, तो आपका जीभ और मूर्धा का शानदार टच होता है। और टच भी कौन सा वाला भाई साहब? क्लियर वाला टच होता है, एकदम स्पष्टतः टच होता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्पष्टतः टच होता हो, आधा अधूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा टच नहीं, क्लियर टच होता है। मान लीजिए कि साहब प्रेम प्रसंग में जैसे शुरुआत में लड़का लड़की हल्का फुल्का टच करते हैं, लेकिन शादी के बाद हल्का फुल्का नहीं होता, सब फुल्का फुल्का होता है। तो शादी के बाद वाला जो क्लियर टच होता है वो आपका स्पर्श वर्णों के समुदाय के लिए कहा जाता है, जबकि थोड़ा थोड़ा जो शुरुआती टच होता है वो आपका ईसद स्पृष्ट अंतस्थ वाले यण वर्णों के लिए चला जाएगा। तो यहाँ क्लियर टच कहा जाता है, क्लियर टच होता है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर का, चा, टा, ता, पा आदि कई सारे अक्षर हैं। कहा जी वो कौन कौन से वर्ण समुदाय हैं जिनका उच्चारण करने पर स्पष्टतः टच होता है? तो कहते हैं कि वे वर्ण
क से म तक के वर्ण हैं, क से लेकर के म तक के। सुनिएगा, अब यहां पर भी बार बार आपके दिमाग में चले, मैं पहले ही बता देता हूं, मैं बोर्ड पर लिखते समय व्यंजन वर्णों को हलंत भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि व्यंजन वर्णों के लिए विशुद्ध जो आपका शुद्ध व्यंजन वर्ण होता है, उस शुद्ध व्यंजन के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है। यदि आप किसी भी व्यंजन वर्ण को लिखना चाहते हैं तो शुद्ध व्यंजन वर्ण के लिए, कोई भी शुद्ध व्यंजन प्योर व्यंजन वर्ण आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? हलंत का चिन्ह। यानी किसी भी व्यंजन के नीचे इस प्रकार का एक चिन्ह लगा देते हैं। इस वाले चिन्ह को जो आपके यहाँ लगा हुआ कह के इसको हलंत का चिन्ह कहते हैं और इसका मतलब वो प्योर व्यंजन है। तो मैं कभी कभी हलंत चिन्ह के साथ लिखूंगा, जैसे इनको मैं लिखते समय ऐसा भी लिख सकता हूं, और मैं इनको पूरा भी लिख रहा हूं तो भी आप समझ जाइएगा कि मैं क के साथ ए को नहीं पढ़ाना चाहता, मैं पढ़ाना तो क वर्ण को ही चाहता हूं, लेकिन मैं लिख तो सकूंगा, लेकिन अब इनका उच्चारण तो नहीं कर सकता ना। इसलिए क, म, प, ट, द आदि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, इनमें जहां जहां मैं पूरा लिखूं तो आप समझ जाना कि गुरुजी ने ये सब इसलिए लिखा है ताकि इनका उच्चारण किया जा सके। तो उच्चारण के लिए हम इनमें कई बार एका पाठ कह देते हैं, तो आप बात को समझ जाना, एक ही बात है। तो कहते हैं कि साहब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्थान आपस में टच होते हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं? तो कहा कि साहब क से लेकर के म तक के वर्ण होते हैं। कहा जी क से लेकर के म तक के वर्ण होते हैं, उनको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसी बात को आगे जाकर परिभाषा में किसी ने लिखा है कि क से लेकर म तक के वर्ण, क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण है। इसी को किसी ने संस्कृत में पिरो दिया। आदि में कौन सा अक्षर आया? क। तो क हो आदि में जिसके वो कहलाता है कादि। जैसे राम हो जिसके आदि में वो राम आदि। इतिहास की बात कर इतिहास आदि से तो इतिहास आदि। और कहां तक? म तक। तक का मतलब समाप्ति तक है, तो स्टार्ट आदि में कौन? क, और समाप्ति में कौन? मैं। अब इस समाप्ति का एक पर्याय शब्द व्याकरणाचार्य ने प्रयोग किया है जिसका नाम है अवसान। अवसान का मतलब होता है समाप्ति। जहां वर्णों की समाप्ति हो जाती है उस स्थिति को हम अवसान कहते हैं। यहाँ कैसे स्टार्ट लिया, समाप्त कहाँ किया? म तक। तो तय का मीनिंग बनाने के लिए उन्होंने लिख दिया कादयो मावसाना स्पर्शाह। कै हो आदि में जिसके उसको हमने कादयो कहा, और आगे लिखा है म अवसान तक। तो म प्लस अवसान बराबर दीर्घ संधि में क्या बन जाएगा? मावसान। और वो बहुत सारे हैं इसलिए वहां बहुवचन में क्या लिखेंगे? मावसाना। अब यहाँ वसाना न समझे आप, अवसाना समझे, इसलिए अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। भाई आप लोगों को गलतफहमी ना हो, बराबर ऐसे वर्णों को बताइए क्या कहते हैं? स्पर्श। बहुत सारे हैं इसलिए स्पर्श है, स्पर्शो, स्पर्शाह। एक बार आप इसको पढ़िएगा, परीक्षा में खालिस्तान के लिए कई बार आ जाता है। तो हम कहेंगे कादयो, कैसे लेकर के म अवसान यानी म समाप्ति तक के जितने भी आपके वर्ण हैं उन सब वर्णों को हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्श। कहा साहब ये अवसान क्या होता है? तो अवसान को भी आप समझ लीजिएगा। अवसान का मतलब होता है समाप्ति। अवसान एक संज्ञा है सर, जहां समाप्ति हो। किसकी समाप्ति हो? वर्णों की समाप्ति हो जाती है। जहां वर्ण समाप्त हो जाए उस अंतिम अवस्था को हम अवसान की स्थिति कहते हैं। तो जहां वर्णों की समाप्ति हो जाए उसको हम अवसान कहते हैं। एक सूत्र भी हमारा जो लिखा है विरामो अवसानम, जहां वर्णों का विराम हो जाता हो, जहां वर्णों की समाप्ति हो जाती हो उस स्थिति का नाम अवसान होता है। ठीक है, तो विरामोवसानम। उदाहरण के लिए यहाँ आदि में आपने कह लिया और समाप्ति में आपने क्या लिया? मैं लिया। उसी प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कह दूं कि राम शब्द है, राम से आप सु लेकर आते हो प्रथमा के एक वचन में, और वहां मैं आपसे कह दूं कि बताइए अवसान में कौन है? तो आप इधर से चलोगे र आ म अ स, यानी लास्ट में जो अवसान की स्थिति है वो बताइए किसकी है? स की। और यही कारण है कि आगे जाकर स को रुत्व और विसर्ग का कार्य हो जाता है, क्योंकि लिखा है खर अवसानयो विसर्जनीयः। अवसान की स्थिति में रुत्व आदि के स्थान पर विसर्ग का कार्य हो जाता है। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही जहां जहां वर्णों की समाप्ति हो जाती है उस अंतिम स्थिति का नाम ही अवसान कहलाता है। तो वापस देखिए, तो क से लेकर म तक के वर्णों का जहां जहां भी उच्चारण करेंगे मुख के स्थान आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। और जहां जहां टच की स्थिति आ जाती है, नौबत आ जाती है, ऐसे वर्णों का नाम ही आप क्या कर देते हो? टच वर्ण कर देते हो। कहा जी ये सभी वर्ण क से लेकर के म तक के वर्ण हैं। परीक्षा में आ जाए कि बताइए इनकी संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे क से लेकर म तक के ये सभी वर्ण जो आपके टच वर्ण कहलाते हैं। संख्या आप खुद ही देख लीजिए। क से लेकर म तक जाओगे तो क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। कुल मिलाकर के कितने स्पर्श वर्ण हैं आपके? 25 व्यंजन वर्ण। 25 व्यंजन वर्ण आपके
स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है कि क से लेकर म तक के वर्णों का नाम स्पर्श वर्ण होता है। अब हमने समझ लिया साहब इनके उच्चारण में आपस में स्थान टच करेंगे, लेकिन इनके कुछ अन्य नाम भी है। मैंने पहले आपको छोड़ा था, खाली स्थान छोड़ के कहा था, वो इसलिए ही कहा था। अब सुनिए, ये जो आपके 25 वर्ण आपने नाम गिनाए हैं, ये 25 वर्णों का नाम जो समुदाय आपने गिनाया है और इनका नाम जो आपने टच वर्ण दिया है, इनके बारे में कुछ रोचक बातें भी हैं जिनको हमको समझना है। आ जाइए साहब, तो याद रखना साहब इनके कुछ अन्य नाम भी है। तो अन्य नाम कैसे कैसे सीखे हम, कैसे कैसे नाम पढ़े इनके अन्य नाम, और वो कौन कौन से नाम हैं जिनको आप अन्य नाम कह रहे हो। तो सुनिएगा सर, कहते हैं कि इन 25 व्यंजन वर्णों का व्यवस्थापन, इन 25 व्यंजन वर्णों की स्थिति अपने अपने वर्गों में रहती है। यानी क से लेकर के म तक के जो आप 25 व्यंजन वर्ण स्पर्श कह रहे हो, ये स्पर्श वर्ण अपने अपने वर्गों में स्थित होते हैं। इसलिए कहते हैं नंबर 1, इन सभी वर्णों का एक और नाम क्या होता है सर, वर्गीय व्यंजन वर्ण भी होता है। कहते हैं कि क से लेकर के म तक के ये 25 जो वर्ण हैं, ये सभी वर्ण अपने अपने वर्गों में स्थित होते हैं। ये सभी अपने अपने वर्गों में स्थित होते हैं, अपने अपने वर्गों में, जिसको आप लाइन बोलते हो, कै की लाइन, च की लाइन। तो ये सभी अपने अपने वर्गों में स्थित होते हैं, और यही कारण है कि अपने अपने वर्गों में रहने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। तो स्पर्श वर्णों का ही दूसरा नाम परीक्षा में आपसे पूछ ले, बताइए कौन से वर्ण इनका दूसरा नाम दिया जा सकता है। तो इन्हीं का एक नाम और होता है भाई साहब, जिसका नाम होता है वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श कहो चाहे वर्गीय व्यंजन वर्ण कहो, बात एक ही है। परीक्षा में आ जाए, बताइए क से लेकर के म तक के वर्ण कहलाते हैं, स्पर्श भी कहलाते हैं, और चूंकि वर्गों में रहते हैं इसलिए वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहलाते हैं। अब वो वर्गों में कैसे रहते हैं वो भी चर्चा हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक दूसरा नाम हम और पढ़ेंगे। अब देखिए, जब ये वर्गों में स्थित होते हैं तब इनकी स्थिति कुछ अलग प्रकार से हो जाती है, इनको कहने का तरीका चेंज हो जाता है। इनको कहने के लिए, अच्छा वर्ग तो समझ रहे हो ना आप, लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में रहते हैं। आइए थोड़ा व्यावहारिक भाषा में सीखने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कह दूं कि साहब यहां देखिए, सबसे पहले वर्ग बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर लिया जाता है। जैसे पहली लाइन का पहला अक्षर क्या है, क है, यहीं से ले लेता हूं मैं। पहली लाइन का पहला अक्षर क्या है सर, क है। उसके बाद में दूसरा क्या है, च है। तीसरा क्या है, ट है। चौथा क्या है, त है। और पंचम वर्ग का पांचवी लाइन का पहला अक्षर क्या है, प है। तो कहते हैं कि यहाँ पहले पहले अक्षरों को लिया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर को लिया जाता है, जो क्रमशः आपका क, च, ट, त और प, इस प्रकार से प्रथम अक्षर ले लिए जाते हैं। प्रथम अक्षर लिए जाने के बाद में सुनना, इन सभी में रस्व उ को भी जोड़ दिया जाता है। तो ये बन गए क से कु, च से चू, ट से टू, त से तू और प से पू। अब इनको एक बार बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कु, चू, टू, तू, पू। सुनिएगा ध्यान से, ये सभी वर्ण अपने अपने वर्गों में रहते हैं, इसलिए इनका नाम वर्गीय व्यंजन है। लेकिन इन सभी वर्णों को हम एक नाम और देने जा रहे हैं। कहते हैं कि इन सभी वर्णों की व्याख्या करते समय इन सभी वर्णों में ह्रस्व उकार की इत संज्ञा लगती है, यानी इनको ह्रस्व उ जोड़ करके और ह्रस्व उ जोड़कर पढ़ा जाता है। पहले पहले अक्षर में ह्रस्व उ जोड़कर पढ़ा जाता है, ह्रस्व उ जोड़कर पढ़ा जाता है। और जब इनको ह्रस्व उ जोड़कर पढ़ा जाता है तो ये उ जो होता है इसकी इत संज्ञा होती है, और उ भी कौन सा वाला, ह्रस्व वाला। याद रखना, आगे व्याकरण की परंपरा में हम एक चीज और पढ़ेंगे, यदि हमें किसी भी स्वर का मूल स्वर का ज्ञान कराना हो तो उसके बाद में हलंत त जोड़ दिया जाता है, जिसको व्याकरण शास्त्र की परंपरा में तपरकरण कहते हैं। यानी जैसे मुझे ये कहना हो ना कि रस्व उ, तो मैं केवल रस्व उ, क्योंकि रस उ कहने मात्र से दीर्घ का भी ज्ञान होता है, आप लोग सब समझे हैं। सवर्ण संज्ञा के आधार पर एक अ से दीर्घ वाले और प्लुत वाले का भी ज्ञान होता है, इसलिए हम आगे जाकर अ के 18 भेद करते हैं। उ मात्र कहने से रस्व, दीर्घ और प्लुत वाले की सभी 18 भेदों का ज्ञान हो जाता है। तो मैं बाकी दीर्घ और प्लुत को कैसे रोकूं, यानी मैं दीर्घ का ही ग्रहण करूं तो कैसे करूं, केवल रस्व को ही ज्ञान कराऊं तो कैसे कराऊं। तो उसके लिए किसी भी स्वर के बाद में हलंत त लगा दिया जाता है। ये त पर में लगाया जाता है, त परो यस्मात, आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो त पर में लगाया जाता है, इसलिए इसको तपरकरण करना कहते हैं, तपर करना कहते हैं। त पर में करना यानी बाद में त लगा देना। अब रस्व उ से लगाए हो ना,
केवल ह्रस्व उ का ही ज्ञान होगा। यदि मैं इसको दीर्घ उ से लगा देता तो फिर केवल दीर्घ उ का ही ज्ञान होता। यदि ह्रस्व ई से लगाता तो फिर केवल ह्रस्व ई का ही ज्ञान होता। दीर्घ से लगाता तो केवल दीर्घ ई का ही ज्ञान होता। अब यहाँ बताइए, मैंने वर्गों के प्रथम अक्षर में कौन सा वाला उ जोड़ा, ह्रस्व जोड़ा कि दीर्घ वाला जोड़ा? कहा गुरुजी यदि मैं दीर्घ वाला ऐसा लिख दूं तो भी ज्ञान हो जाएगा। बोला नहीं, यहाँ केवल और केवल ह्रस्व उ का ही ग्रहण किया जाना है, यानी वर्गों के प्रथम अक्षर में केवल ह्रस्व उ ही जोड़ा जाना है। यदि ह्रस्व उ जोड़ करके प्रथम, सुनना भी क्या होने वाला है, यदि ये काम दीर्घ उ जोड़कर करोगे और कु से कु बनाओगे तो फिर जो काम ह्रस्व उ से सिद्ध होने वाला है वो उससे नहीं होगा। तो वापस देखिएगा, यहाँ ह्रस्व उ जोड़कर पढ़ा जाता है। ह्रस्व उ को तपरकरण की प्रक्रिया में आप बताइए कैसे पढ़ोगे? तो उ से आपने तपरकरण कर दिया, इसका मतलब यहाँ ऊत जो जोड़ा, यानी ह्रस्व उ जो जोड़ा है उसकी इत संज्ञा होती है। यानी वो क्या होता है सर? वर्ण इत संज्ञक वर्ण होता है। बोला साहब ये इत क्या मामला क्या है? आपने माहेश्वर सूत्रों में भी अंत में इत वर्ण पढ़ा था और आपको याद होना चाहिए कि इत वर्णों का कभी भी वर्णमाला में ग्रहण नहीं किया जाता है, वो केवल विशेष प्रयोजन के लिए आता है। माहेश्वर सूत्रों में इत वर्णों का क्या प्रयोजन है? प्रत्याहार बनाना। बाकी अन्य जगह भी अलग अलग प्रयोजन है, लेकिन इत वर्ण का ग्रहण ना तो माहेश्वर सूत्रों में किया जाएगा और ना ही किसी में। आप प्रत्यय भी पढ़ोगे ना, अरे आप प्रत्यय पढ़ोगे अक्त, और वहां भी एक वर्ण है इत जिसका नाम क्या है? क। तो सर इसका हमेशा ही लोप हो जाता है, इसलिए कत प्रत्यय में त शेष रहता है। जहां जहां भी इत कह दिया जाएगा वहां वहां उन वर्णों का लोप हो जाता है, उनका कभी ग्रहण नहीं होता। तो यहां कहने का मतलब है कि जब हम प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर को ह्रस्व उ लगाकर पढ़ते हैं तब उसकी स्थिति कुचुटु तुपु हो जाती है, और ये जो उ लगाते हो उसको तपरकरण केवल ह्रस्व ही लगाया जाता है, इसलिए उत पढ़ा जाता है। और उत में जो उ है, ये जो उ लगाते हो इसकी इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा का मतलब इसका तो लोप हो जाता है। बोला फिर ये जोड़ते हैं, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक भाई साहब बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि ऐसा करने से जो कु है वो केवल अपना बारकड़ी वाला कुकू वाला कु नहीं होता, इसका मतलब फिर क्या हो जाता है? पूरा का वर्ग का ग्रहण करवाता है। चू कहने मात्र से फिर वो अपना पूरे च वर्ग का ग्रहण करवाता है। टू ह्रस्व उ लगाकर पढ़ने से फिर वो अपना पूरे ट वर्ग का ग्रहण करवाता है। तू कहने मात्र से फिर वो पूरे ट वर्ग अपने सवर्णियों का ग्रहण करवाता है। पू कहने मात्र से वो अपने पूरे प वर्ग सवर्णियों का ग्रहण करवाता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे वर्ण यानी कु चु टू तुपु जो वर्ण है इसमें अपने अपने वर्गों के वर्ण आराम से स्थिति लिए रहते हैं। ये देखिए कु का मतलब पूरा का वर्ग हो गया ना, तो हम लिखेंगे क ख ग घ न। अब आप लोग जानते होंगे, सोच रहे होंगे गुरुजी ये सब बातें हमको काहे पढ़ा रहे हैं, तो जानते हैं बहुत ज्ञानी है। बता देता हूँ भाई, क्या पता आप बड़े होते होते इन सारी छोटी छोटी चीजों का आप भूल गए हों, तो ये सब हम बता देते हैं आपको एक बार। च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अण ण त थ द ध न त थ द ध न, और लास्ट का जो प वर्ग है उसमें आपका हो जाएगा प फ ब भ म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम समझ में आ रही बात? अब ये जो आपने बनाया नहीं केवल ह्रस्व उ जोड़ करके आपने बनाया है, यानी यहाँ सब जगह आपने ह्रस्व उ ही जोड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि यहाँ स्थिति क्या थी, तो ये भाई साहब देखिए क और फिर आपने ह्रस्व उ जोड़ा तभी जाकर के तो आपका कु बना ना। अरे च में आपने ह्रस्व उ जोड़ा तभी जाकर के, तो मैं बार बार ह्रस्व उ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ह्रस्व उ के द्वारा ही इनका ग्रहण किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए ट है, यहाँ पर भी आप ह्रस्व उ जोड़ेंगे तो टू बनेगा। ये देखिए त है, यहाँ पर भी ह्रस्व उ जोड़ेंगे तो तू बनेगा। और ये देखिए आपका प है, यहाँ पर भी ह्रस्व उ जोड़ेंगे तभी आपका क्या बनेगा? पू बनेगा। तो जब वर्गों के प्रथम अक्षर में ह्रस्व उ जो इत संज्ञक कहलाता है तो आपने जोड़ा क्या भाई साहब? तो आपने जोड़ा है उत, और वो उत बताइए सर क्या होता है? इत संज्ञक। इसलिए उत की इत संज्ञा होने के कारण उत प्लस इत बराबर आपका संधि करके आप क्या बना लेते हो? उदित वर्ण। तो एक नया नाम है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, वो ये है आपका कि इन वर्गीय व्यंजनों को, इन स्पर्श वर्णों को जब ह्रस्व उ लगा करके पढ़ दिया जाए, वर्गों के प्रथम अक्षर में जब ह्रस्व उ लगाकर पढ़ दिया जाए और जब इनकी स्थिति कु चु टू तुपु ऐसी हो जाए, तब इनका नाम स्पर्श वर्ण नहीं रहेगा, इनका नाम उदित वर्ण हो जाएगा। समझना मेरी बात को। और ये उदित क्या है? तो यहाँ उदित को आप आराम से समझ सकते हैं सर, उत प्लस इत,
ये स्थिति है इसकी, यानी रस्व उ, और इसका मतलब है केवल रस्व उ, केवल रस्व उ। दीर्घ वाला लोगे तो बवंडर हो जाएगा। केवल रस्व उ का ही ग्रहण आपको करना है, केवल रस्व उ ही आपको जोड़ना है। दीर्घ वाला जोड़ दोगे ना, अब आपका मतलब हम पढ़ेंगे आगे, अनुदेश वर्ण से चा प्रत्यय सूत्र कहता है कि अण प्रत्याहार जो इस सूत्र वाले हैं, है ना, अविधीयमान अण और जो उदित वर्ण होते हैं वो अपने अपने सवर्णियों का ग्रहण करवाते हैं। तो उदित कौन? कु, तो कु अपने सभी सवर्णियों का ग्रहण करवाएगा, यानी कु कहने मात्र से कवर्ग का पूरा बोध होगा, क्योंकि कु में क के सारे सवर्णी क ख ग घ इनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है, ये सभी कंठ वाले हैं, ये सभी तालु वाले हैं। तो इस प्रकार से आगे जाकर स्पर्श वर्णों को जब हम प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर लेकर उसमें रस्व उ जिसकी इस संज्ञा हो जाती है उसको जोड़ देते हैं, तो रस्व उ इस संज्ञा वाला जोड़कर जब इनको कुचुटु तुपु पढ़ा जाता हो तब इन सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं? उदित वर्ण कहते हैं। आगे जाकर के इनकी परिभाषा को थोड़ा इस तरह से लिया जाता है कि कुचुटु तुपु एते उदिताः। अरे रस्व उ लगाकर पढ़ोगे तो कु चु टू टू और पू, बोला एते केन, तो लिखा है कि एते उदिताः। एते माना ये सब, और उदित शब्द क्योंकि तकारांत है इसलिए इसके रूप चलाओगे बहुवचन में तो उदित उदितौ उदिताः। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? एते उदिताः। ये सब क्या कहलाते हैं? उदित कहलाते हैं। अब परीक्षा में एक सवाल है, कॉमन सेंस का है, मैं पूछ लेता हूं आपसे, बताइए स्पर्श वर्ण ही लगभग उदित वर्ण है, बस कहने का तरीका अलग है। तो परीक्षा में आ जाएगी कादेव माउसाना के, तो सर आप उदित मत कह देना, क्योंकि उदित का कहने का तरीका यही रहेगा, जब ये पूछेगा तभी हम उदित कहेंगे। इसलिए याद रखना, विशेष प्रश्न आपका परीक्षा में बनता है कि कुचुटु तुपु के, तो कुचुटु तुपु इस परंपरा से कहे, इस स्टाइल से कहे, रस्व उकार संज्ञक जोड़ करके कहे, क्योंकि रस्व उकार संज्ञक इसलिए कि यहाँ केवल ज्ञान कराने के लिए आता है, बाकी इसका ग्रहण नहीं किया जाता। कु में उ का ग्रहण थोड़े करेंगे आप, क्या ख ग का ग्रहण करेंगे आप? तो कहते हैं कि जब इनको रस्व उ जोड़कर कहा जाएगा तब ये उदित कहलाएंगे। तो कुचुटु तुपु परीक्षा में आ जाए तो आपको उदित कहना है, जबकि कादेव माउसाना आ जाए तो फिर आपको स्पर्श कहना है। जबकि जो क से लेकर म तक के वर्ण वहां आ रहे थे, ये देखो क से लेकर म तक के वर्ण ही यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये भी आपके कुल मिलाकर के क से म तक के अक्षर हैं। आप देख लो भले, ये देखो क से लेकर म तक के अक्षर इसमें आए हैं, और वही आपकी संख्या जो वहां पर 25 थी वही यहाँ पर होनी है, क्योंकि वर्ण तो वो के वही है ना, लेकिन कहने का स्टाइल अलग है, कहने का ट्रेंड अलग है। अब यहाँ तक की चर्चा में आप जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्थान आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वो स्पर्श हैं, क से लेकर म तक के हैं, इसलिए का देव माउसाना के स्पर्शाः संख्या में 25 हैं। ये अपने अपने वर्गों में रहते हैं इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और वर्गीय व्यंजन कहने के साथ साथ इस प्रकार से, इसलिए और इनको रस्व उ लगाकर पढ़ा जाता है। इनको रस्व उ लगा करके प्रथम अक्षर में रस्व उ लगा दिया जाता है जिसकी इत संज्ञा है, इसलिए कहते हैं कि उत इत, यानी रस्व उकार जो इस संज्ञक जोड़कर इनको ऐसे पढ़ते हो तब ये उदित कहलाते हैं। इसलिए लिखा कुचुटु तुपु एते उदिताः, और उधर लिखा था कादेव माउसाना स्पर्शा। 33 व्यंजन वर्णों में हमने सबसे बड़ा परिवार सीखा स्पर्श, जिसी को हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन, उसी को हमने कहा ञ, क्योंकि प्रत्याहार इनका ञ बनता है, और उन्हीं को हमने कहा उदित। कहने का तरीका अलग बता दिया मैंने आपको। अब उसके बाद में चलते हैं साहब दूसरे परिवार की ओर, और वो दूसरा परिवार छोटा परिवार है। उस परिवार में आने वाले वर्णों की स्थिति कुछ मामला अलग है। कहते हैं साहब वो परिवार कौन सा है, तो अर्थ के अनुसार हम चलते हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं व्यंजन वर्णों में जिनका उच्चारण करने पर ना तो मुख खुलेगा ज्यादा और ना ही टच होगा क्लियर जैसा पहले हुआ है, यानी कुछ ऐसे भी वर्ण है जिनका उच्चारण करने पर थोड़ा थोड़ा टच होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर थोड़ा थोड़ा टच हो, या व्याकरण शास्त्र में लघु कौमुदीकार और सिद्धांत कौमुदीकार वरदराज और आदरणीय भट्टोजी दीक्षित ने जो परिभाषाएं लिखी है, तो उन्होंने लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु हवा, मुख की हवा, क्योंकि हवा के माध्यम से उच्चारण संभव हो पाता है, तो वक की हवा जब उच्चारण करते समय मुख के अंदर ही स्थित रहती हो, अंदर का मीनिंग होता है अंतः, और स्थित करने के लिए हमारे पास शब्द होता है स्था, इसलिए ऐसे वर्णों का नाम हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, रखते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है, ऐसे व्यंजन वर्णों का नाम अंतस्थ व्यंजन वर्ण होता है। और इन्हीं को आगे जाकर हम कुछ दूसरे नाम से भी संबोधित करेंगे।
तो परिभाषा लिख देता हूं मैं। इनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु, यहां से ले लेते हैं, इनके उच्चारण में यानी जो अंतस्थ वर्ण है, इनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु, इनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु, मुख की हवा, प्राणवायु मतलब हवाई बोलते हैं उसको हम, है कि नहीं, प्राणवायु मुख के भीतर ही रहती है, प्राणवायु मुख के अंदर ही यानी भीतर ही रहती है, भीतर ही रहती है, इसलिए इन वर्णों का नाम ही बताइए क्या हो जाता है, अंतस्थ। अरे अंतः स्थितः अन्ते स्थितः इति अंतस्थः, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु मुख के अंदर ही रहे, बाहर भी ना निकले और स्पष्ट टच भी ना हो, टच होता तो वो स्पर्श में चले जाते, हालांकि टच तो होता है यहाँ, इसलिए आगे जाकर इनका एक नाम हम पढ़ेंगे ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्नों के अंतर्गत। लेकिन अभी यहाँ हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु अंदर ही रहती हो, ऐसे वर्णों का नाम अंतस्थ वर्ण होता है। कहा रे गुरुजी ये कौन कौन से वर्ण हैं, तो मैंने कहा आप खुद ही उच्चारण करके देख लो। जैसे मैंने कहा कि इसका उच्चारण करिए, आप कैसे करोगे, या टच नहीं हुआ सर, यह हल्का सा होता है, थोड़ा थोड़ा मामला होता है लेकिन क्लियर नहीं होता, व र ल, इन चारों व्यंजन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो मुख की प्राणवायु का प्रवाह तीव्र गति से बाहर नहीं होता, हल्की फुल्की तो निकलेगी नहीं तो आवाज कैसे आएगी। तो देखो ऐसे हाथ लगाकर आप महसूस कर सकते हैं, या व र ल, इन चारों वर्णों के उच्चारण में मुख की प्राणवायु का प्रवाह आपको हाथ पर, यहाँ जैसे स्पीकर नहीं होता भूपर, उस तरह से महसूस नहीं होगा, प्राणवायु अंदर ही रहती है, प्रवाह तेज गति से बाहर नहीं होता, इसलिए इन चारों वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। और प्यारे सावतियों, शॉर्टकट में यदि हम इनकी प्रत्याहार की भाषा में इनका नाम देना चाहें तो बताइए कौन से वर्ण है ये, यण वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हायावरट के य से लेकर के हा तो या व र ट और लं के ण तक चलोगे तो हायावरट के य से लेकर लं के ण तक चलने पर एक प्रत्याहार बनता है, जिस प्रत्याहार का नाम यण प्रत्याहार होता है। इसलिए अंतस्थ वर्णों का दूसरा जो नाम आपको देना था, सीखना था, वो आपका बताइए सर क्या हो जाएगा, ये यण वर्ण कहलाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? और देखिए साहब, इसी प्रकार से जैसे आपने उनका भी नाम दिया, इनका भी हमने शॉर्टकट में नाम दे दिया। कहा गुरुजी इनकी संख्या परीक्षा में पूछे तो आसान सवाल है, समझ गए होंगे आप कि अंतस्थ वर्णों की संख्या यदि हमसे परीक्षा में पूछेगा तो संख्या बराबर बताइए सर कितनी हो जाएगी आपकी, 4। इन 4 वर्णों को हमने अंतस्थ का नाम दिया है। इससे पहले जो आपने पढ़े थे बहुत बड़े परिवार वाले, उन 25 वर्णों का नाम आपने क्या दिया था, स्पर्श वर्ण दिया था। इसलिए लिखा है कि जो यण वर्ण होते हैं वो यण वर्ण ही तो आपके अंतस्थ होते हैं। इसलिए इस परीक्षा में आप इस वाली परिभाषा को जरूर याद रखिएगा कि यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए विशेष याद रखिएगा इसको। अवग्रह के साथ और विशेष निवेदन के साथ कह रहा हूं, इसको जरूर याद रखना। क्या लिखा मैंने, यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः, कि यण वर्ण कौन है, अंतस्थ है। अंतस्थ कौन है, यण है, जिनके उच्चारण मुख्य प्राणवायु अंदर ही रहे, भीतर ही रहे, वो अंतस्थ कहलाते हैं। वो अंतस्थ वर्ण होते हैं यावरल, जिनको यण कहते हैं। इसलिए यणो अंतस्थाः, और संख्या बराबर कितनी होगी सर आपकी, 4। अब देखिए सर इनका एक विशेष हम और पढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रत्येक का अपर नाम कहा गया है, आपने इनको भी एक अपर नाम दे सकते हैं, 2 नाम दे सकते हैं, मैं तो कहता हूं। नंबर 1 बात, अपर नाम का मतलब आप समझते हो ना, दूसरा नाम या अन्य नाम इनको क्या दिया जा सकता है। अपर नामों में याद रखना सर, एक अपर नाम तो इनको दिया गया, आपने खुद ने कहा कि ये यण वर्ण है। यण वर्ण इसलिए कहा क्योंकि अंतस्थ में आने वाले यवर्ण का एक प्रत्याहार बनता है जिसको नाम यण वर्ण कहते हैं। लेकिन दूसरा जो मैं आपको मुख्य समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो आपके यण वर्ण है, यानी ये जो आपके अंतस्थ वर्ण है, इन अंतस्थ वर्णों को, और जिन अंतस्थ वर्णों को बराबर आपने क्या बोला है, यवर्ण कहा है, तो ये जो आपके यण वर्ण है, यानी जो ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं, इनको हम संस्कृत व्याकरण में एक और नाम, सुनिएगा सर, अर्धस्वर का नाम भी दिया गया है। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। यानी यण वर्णों को ही हम आगे जा करके, अंतस्थ वर्णों को आगे जा करके अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में आ जाए कि बताइए अर्धस्वर किसको कहा गया है, तो अंतस्थ वर्णों को अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है, अंतस्थ वर्णों को अर्धस्वर कहा गया है। तो परीक्षा में जब भी आ जाए आप समझ जाएंगे आराम से, समझ गए ना। और ये यण कौन है, 4 तो हम ऊपर लिख ही लिए कि यण वर्ण कौन है, तो वो 4 यण वर्ण है आपके य व र ल। यहाँ एक बात और अवधान योग्य है कि हिंदी की वर्णमाला में जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हो तो वहां यारलाव ऐसा आता है,
इसलिए आप लोगों का अवग्रह नहीं होना चाहिए, अलग से कोई माथापुर नहीं होना चाहिए। यहाँ ये हमारा क्रम मान्य नहीं है। हमने जैसे स्वर वर्णों में एज का क्रम ए आई ओ औ नहीं पढ़ा था, ए ओ आई औ पढ़ा था, बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी यरलव नहीं होगा, बल्कि आपका या वरल प्रत्याहारों के क्रम में हम यही क्रम रखेंगे। ठीक है भैया। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु क्या होती है, मुख के अंदर ही रहती है, भीतर ही रहती है, इसलिए ऐसे वर्णों का नाम बताइए हम क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अब हमारे पास में 25 पहले हमने कौन से पढ़े थे, 25 वर्ण आपने पढ़े थे सर जिनका नाम था स्पर्श वर्ण। उसके बाद हमने पढ़े 4 अंतस्थ वर्ण, और उसी क्रम में आगे जाकर हमारे पास में तीसरा जो हमारा परिवार है, बड़ा ही प्यारा परिवार है, और इसका नाम क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इनकी परिभाषा। कहते हैं साहब जिनमें क्लियर टच होता है वो तो स्पर्श वर्ण है, और जिनमें प्राणवायु अंदर रहती है वो आपके अंदर रहने वाले अंतस्थ वर्ण है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु मुख के अंदर नहीं रहती है, बल्कि मुख के अंदर से वो तीव्र गति से बाहर निकलती है, और तीव्र गति से बाहर निकलने में प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, इसलिए हल्का हल्का सा ऊष्मा का एहसास भी करवाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु तीव्र गति से मुख से बाहर भी निकले, हवा निकलेगी एकदम बाहर, और साथ में हल्का सा ऊष्मा का एहसास भी करवाएंगे, इसलिए ऐसे वर्णों को जो ऊष्मा पैदा करने वाले वर्ण हैं, ऊष्मा का एहसास कराने वाले वर्ण हैं, उनका नाम ही देखिए सर क्या हो गया, ऊष्म वर्ण हो गया। यानी ऐसे व्यंजन वर्णों का नाम ऊष्म व्यंजन वर्ण होता है। कहा साहब परिभाषा में क्या लिखा आपने, तो एक बार वापस क्लियर कर देते हैं। आ जाइए साहब, लिख देते हैं इनके उच्चारण में, किनके उच्चारण में, ऊष्म वर्णों के उच्चारण में। तो इनके उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु, इनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु, मुख की प्राणवायु तीव्र गति से, तीव्र गति से, तीव्र गति से मुख से बाहर निकलती हुई, मुख से बाहर निकलती हुई, बाहर निकलती हुई हल्का सा ऊष्मा का एहसास करवाती है, हल्का सा ऊष्मा का एहसास करवाती है, फील देती है, मतलब एहसास करवाती है, इसलिए इन वर्णों का नाम ही ऊष्म वर्ण होता है। बात समझ में आ रही है। तो जब जब भी इनका उच्चारण हम करेंगे, मुख से प्राणवायु तीव्र गति से बाहर निकलेगी और हल्का सा ऊष्मा का एहसास भी करवाती है, इसलिए इन वर्णों का नाम ही क्या होता है सर, ऊष्म वर्ण होता है। अब ये मत कह देना गुरुजी कि इनका उच्चारण करने पर आदमी ढलक जाता हो। अरे सर्दी के महीने में ठंड लगे और मम्मी से कहे कि मम्मी ठंड लग रही है, बोला बावले बेटा तो संस्कृत गुरुजी से पढ़ता है और तूने ऊष्म वर्ण पढ़े हैं, इसलिए ऊष्म वर्ण कौन है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमको ऊष्मा का एहसास होता हो वो वर्ण आपके ऊष्म वर्ण है। तो बेटा एक काम कर, तुम फटाफट से उन सभी ऊष्म वर्णों का नाम ले ले, और जैसे ही आप ऊष्म वर्णों का नाम ले ले और आप भभकने लगे, अरे बाप रे मम्मी मैं तो मरा, कितनी जोरदार गर्मी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब आप सर्दी के महीने में इनका उच्चारण करके गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में, शब्द उच्चारण वर्ण उच्चारण की प्रक्रिया में जब इनका उच्चारण किया जाता है तो हमें एवरेज उन वर्णों से ज्यादा यहाँ ऊष्मा का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ ऊष्मा हमें ज्यादा प्रयुक्त करनी पड़ती है। अरे जहाँ ज्यादा जोर लगाया जाता है किसी काम में तो गर्मी वैसे ही हो जाती है। कहा साहब वे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर हमको हल्का हल्का ऊष्मा का एहसास होता है और प्राणवायु मुख से तीव्र गति से बाहर निकलती है। तो कहा आप खुद ही पढ़ लो, इस वर्ण का आप उच्चारण करें, कैसे करेंगे आप, शा, शा। इसी प्रकार इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, शा। इसका उच्चारण करेंगे सा, और इसका उच्चारण करेंगे तो है। वैसे आप के लिए तीनों का एक सा ही उच्चारण आता होगा तो सा आता है, लेकिन व्याकरण में सही सही तरीके से यदि आप इन चारों का उच्चारण करते हो, तीनों वाले स का उच्चारण करते हो, तो इसको हम तालवे पढ़ते हैं इसलिए शा, इसको हम मूर्धा के साथ पढ़ते हैं शा, और इसको हम दांत के साथ पढ़ते हैं इसलिए स। जो आप स पढ़ते हो ज्यादातर ये वाला ही पढ़ते हो। तो कहते हैं कि जब भी इनका उच्चारण करेंगे, मुख की प्राणवायु हमेशा मुख के अंदर से तीव्र गति से बाहर निकलती हुई, देखो हाथ लगाओ अपना, शा श स है। तो जब भी आप इनका उच्चारण करोगे, मुख की प्राणवायु आपके
हाथ पर जाकर प्रेशर करती है। अब मैंने कहा ना कि ये तो व्याकरण में शब्द उच्चारण वर्ण उच्चारण की प्रक्रिया है, जिसमें कहते हैं साहब हल्का सा उष्मा का एहसास। तो आप ये कहो गुरुजी हमको तो गर्मी लगी नहीं, हमने तो इसका उच्चारण भी किया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हल्का हल्का सा उष्मा का एहसास करवाती है। तो इन 4 वर्णों के उच्चारण मुख्य प्राणवायु मुख से तीव्र गति से क्या होती है, बाहर जाती है, इसलिए इन वर्णों का नाम ही क्या है साहब, ऊष्म वर्ण है। कहा गुरुजी यवरल से यह वर्ड के य से लेकर लण के ण तक चलने वाले उन यवरल वर्णों को आपने एक छोटा सा नाम दिया था, बोला ससर के स से लेकर 14वें सूत्र के हल के ल तक चलेंगे तो यहां पर भी एक प्रत्याहार बनाया जा सकता है, और उसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, शल प्रत्याहार। इसका मतलब ये हुआ शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का नाम ही ऊष्म वर्ण होता है। इसलिए आगे जाकर परिभाषा में लिखा है लघु कौमुदीकार आदि ने कि सल वर्ण ही ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, इसलिए वहां लिखा शलो यानी सल वर्ण ऊष्मानः क्या कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। याद रखिए, परिभाषा भी मैं आपसे पूछूंगा परीक्षा में, और आपसे कह दूं कि बताइए इनकी संख्या कितनी है, तो आप काउंट तो कर ही सकते हो, आराम से गिनती आती है। देख लो भले 5 लिखे हैं सामने, 4 लिखे हैं क्या, तो याद रखिए परीक्षा में आ जाए कि बताइए सलवर्ण कितने हैं, 4। कौन है, तो सलवर्ण में सा है, और बोला सलवर्ण का नाम ही क्या है, ऊष्म वर्ण। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इन वर्णों का एक नाम और हम क्या देंगे, तो ये आपके सलवर्ण है, और सलवर्ण ही क्या है, ऊष्म वर्ण है, ऊष्म ही क्या है, सलवर्ण है। बात समझ आई यहाँ तक। तो देखो 4 यहाँ हो गए, अंतस्थ में 4 हो गए, और उससे पहले आपने जो पढ़ा था वो कौन से थे, स्पर्श में आपने 25 पढ़े। इस प्रकार 25 + 4 + 4। अब इन तीनों ही परिवारों से हमने 33 वर्णों की कल्पना करी है। विशेष में 2-3 बात इनसे जोड़कर आपको पढ़ाना चाहता हूं, उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा साहब। मैं आपसे कहूं परीक्षा में कि बताइए यणवर्ण कितने हैं, मैं आपसे परीक्षा में सवाल करूं कि बताइए यणवर्ण कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सर यणवर्ण 4 है। नंबर 1 बात सुनिएगा, यणवर्ण कितने हैं, तो आप कहेंगे सर यणवर्ण बराबर कितने हैं, 4 हैं। मैं आपसे कहूं कि बताइए सर शलवर्ण कितने हैं, आपका जवाब होगा सर सलवर्ण बराबर 4। लेकिन मैं आपसे परीक्षा में एक और शब्द का प्रयोग करके कह दूं, नंबर 3 कहते हैं कि ये कुछ वर्णों के समुदाय को यादि वर्ण भी कहते हैं। कहा गुरुजी यादि वर्ण का लफड़ा क्या है, तो याद रखिएगा पाणिनीय शिक्षा में यण वर्णों को और शल वर्णों को अलग अलग, तो यण और शल पढ़ लिया प्रत्याहार के हिसाब से, लेकिन जब यण और शल दोनों ही प्रकार के वर्णों को एक साथ कहा जाता है, जब यण और शल दोनों ही प्रकार के वर्णों को एक साथ कह दिया जाए यानी यादि वर्ण, तो याद रखना उसका नाम यादि वर्ण हो जाता है सर। जैसे मैंने कहा कि यादि वर्ण बोले तो आप समझ जाना सर यण + शल बराबर यादि वर्ण कहलाते हैं। जब यण और शल इन दोनों ही प्रकार के वर्णों को एक साथ रख दिया जाए तो वो आपके यादि वर्ण कहलाते हैं। अब आप बताइए सर यादि वर्ण अपने आप में कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर यादि वर्ण बराबर कितने हो गए आपके, 8 हो गए। बोला मैंने 8 कैसे बता दिया, वो इसलिए बता दिया क्योंकि 4 तो आपके कौन से वर्ण है भाई साहब, यण वर्ण है, और 4 ही कौन से हैं आपके, शल वर्ण है। तो ये पाणिनीय शिक्षा की लाइन है। पाणिनीय शिक्षा में स्वयं कहा है आदरणीय पिंगल मुनि या पाणिनि ने कि यादयः स्मृता ही अष्टौ, कि यादी जो वर्ण होते हैं उनको 8 समझना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि यादयो ही स्मृता, यादयः स्मृताः, यादयः स्मृता ही अष्टा। स्मृता यानी स्मरण करना चाहिए कितने, अष्ट। ही का मतलब होता है निश्चित रूप से, और अष्ट में आप संधि करोगे तो यहाँ आपका शब्द बन जाएगा यादयो ही अष्टौ स्मृताः, जैसा भी आप कहना चाहे, तो यादयः स्मृताः ही अष्टौ। वहां उनकी स्वयं की लाइन है, लाइन को आप जरा याद करें। छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाते हो। तो पाणिनीय शिक्षा में ऐसा लिखा है, इसका मैं दृष्टांत दूं कहाँ लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा सर पाणिनीय शिक्षा में लिखा। मैं अपने मन से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पाणिनीय शिक्षा में इतना बड़ा भी नहीं हुआ मैं व्याकरणाचार्य जो मैं मेरे मन से पढ़ा दूं। तो ये कहाँ लिखा भैया, पाणिनीय शिक्षा में लिखा। तो यादय हुई अष्टौ स्मृता है ऐसा कह लीजिए, या वैसे प्योर जो लाइन आपकी पाणिनीय शिक्षा में लिखी वहां लिखा कि यादय स्मृता ही अष्टौ। क्या समझे बात को, यण को यण कह लो, सल को सल कह लो, लेकिन दोनों को जब एक साथ रखा जाता है तब उन य व र ल इस प्रकार के वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं, यादि कहते हैं। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे। मैं आपसे परीक्षा में कह दूं कि य व र ल कौन है, तो आप कहेंगे यण है। स है को कहूंगा तो आप कहेंगे साहब ये सभी आपके सल हैं। लेकिन जब यण और शल दोनों को ही रख दूं, यहाँ जगह नहीं मैं आगे ले लेता हूं, जब यण और शल दोनों को ही रख दूं तो वो आपके वर्ण बताइए कौन से हो जाते हैं सर, यादि वर्ण हो जाते हैं, है ना। कौन से वर्ण हो जाते हैं वो, यादि वर्ण, जिनको हम कहते हैं यादयः वर्णाः, यादयः वर्णाः, यादयः वर्णाः।
यादयः, यह हो आदि में जिसके। तो अब देखिए साहब ये आदि में कैसे आएगा, सारे के सारे यण ले लो आप, तो यहां से स्टार्ट करोगे य व र ल श स है। अब इसी परंपरा में क्या होता है, कुछ लोग इनका क्रम चेंज कर देते हैं, कहते हैं साहब य व र ल के य से स्टार्ट मत करो बल्कि स के स से स्टार्ट कर लो। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तब बताइए उनका नाम फिर यादय थोड़े रहेगा, फिर ऐसे वर्णों का नाम हम यादय की जगह शादय कर देंगे। शादय का मतलब हो जाएगा शादी वर्ण, और शादी ब्याह वाला शादी वर्ण मत कर देना, है ना। वो आपके से हो आदि में जिसके, वो आपके क्या हो जाएंगे, शादय हो जाएंगे। हालांकि पाणिनीय शिक्षा में इस प्रकार का कोई व्याख्यान नहीं किया गया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि साहब नहीं ऐसे वर्णों को हमको ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। और इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर आपके क्रम क्या हो जाएगा सर, पहले आप सल वर्णों को कह दीजिएगा स है, और उसके बाद में य व र ल को कह दीजिए तो आपके य व र ल। हाँ, इसी परंपरा में एक प्रोग्राम और है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब है वर्ड के है से स्टार्ट करोगे और लड़केणा तक जाओगे तो, और सामान्य इनको भी ले लो आप, तो कई लोग इसको हादि वर्ण भी कह देते हैं। अब कहने को तो आप कुछ भी कह लीजिए साहब, लेकिन जो परंपरा में पाणिनीय शिक्षा में लिखा हुआ है वो केवल एक ही नाम आपका प्रमाणिक माना जाता है कि यादि वर्ण 8 होते हैं, य व र ल स श है। जब इनको संयुक्त रूप से एक साथ कहोगे तो य व र ल आपके 4 हैं और स श है भी आपके 4 हैं। जब इन दोनों को आप एक साथ कह देते हो तो ये सभी वर्ण आपके कितने हो जाते हैं, टोटल 8 वर्ण यादि वर्ण हो जाते हैं। अब इनको यादि शादी, कुछ लोग हादि वर्ण भी कह देते हैं, है कि नहीं। तो शादी वर्ण कह लो, हादि वर्ण कह लो। हादि इसलिए कहा जाता है कि य वर्ण में है का पाठ कर लेते हैं, बाद में है कोटा देते हैं, इसलिए हादि वर्ण भी कह दिया जाता है, समझ रहे हो आप। तो हादय भी कह देते हैं कुछ लोग। अब कुछ कैसे भी कहो, परीक्षा में आ जाए तो आप लोग बात को समझ जाना और इसका पाठ करो तो फिर ऐसे कर लेना, है वर्ड के है से स्टार्ट कर लो तो है य व र, है ना, और इसके बाद में श श ले भी आ जाएगा आपका श, है ना। पर ऐसा थोड़ा प्रामाणिक मामला नहीं है। क्यों नहीं बता सकते हो क्या आप, क्योंकि हल प्रत्याहार में भी है वर्ड के है का ग्रहण नहीं किया जाता। हल प्रत्याहार में भी हल जो 14वां सूत्र है उसका है ही ग्रहण किया जाता है, तो स के साथ में है का पाठ ज्यादा है तो ये थोड़ा कम बैठता है। लेकिन फिर भी परीक्षा में आ जाए अलग अलग प्रकार से कि बताइए यादी कौन है, हादी कौन है, शादी कौन है, तो आप समझ जाना इसका मतलब पाणिनीय शिक्षा के इस घटनाक्रम को लेकर के ही यह वर्ल के ये से स्टार्ट करोगे तो यादें हो जाएंगे, है वर्ड के है से स्टार्ट करके स तक रोक दोगे तो वो शादी हो जाएंगे। आप तो फिर भी आपके 8 ही रहे, ठीक है भैया। अब वापस आ जाइए साहब, अब तक की चर्चा में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमारी जो पाणिनीय शिक्षा है उस पाणिनीय शिक्षा में स्वरों के अलावा दूसरे जो आपके वर्ण बताए गए वो कौन से बताए गए, व्यंजन वर्ण। इसी व्यंजन को हमने हल कहा इसलिए लिखा हलः व्यंजनानि। कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं होता वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसलिए हमने सीखा है कि स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, स्वरम अन्वक भवति इति व्यंजनम। स्वर को जो पीछे जोड़कर आता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसलिए हमेशा आगे हलंत व्यंजन को लिखा जाता हो और बाद में स्वर को जोड़ जोड़ के उसका उच्चारण की सुविधा के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ना अंतरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणम अपि संभवति। आपको वो लाइन याद होनी चाहिए जिस लाइन में हमने चर्चा करी थी कि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने कि स्वरम के बिना व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं होता। वो लाइन ऐसी थी, मैं यहाँ लिख देता हूं कि ना अंतरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणम अपि संभवति। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। न अंतरेण अचम मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, नांतरेणाचम व्यंजनस्य यानी व्यंजन का उच्चारणम अपि संभवति। अलग कर देता हूं दोनों को, उच्चारणम अपि संभवति, उच्चारण भी संभव हो पाता हो, इम्पॉसिबल। उच्चारणम अपि संभवति, उच्चारणम अपि संभवति। विशेष कथन था आपका, ध्यान हो। तो बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं होता, इसलिए स्वर की सहायता से स्वर आगे नहीं पीछे जुड़कर आता हो। ऐसे वर्ण समुदाय का नाम ही क्या होता है, व्यंजन होता है। मुख्य व्यंजन कितने हैं, 33। उनको हमने 3 परिवारों में बांटकर समझने का प्रयास किया। सबसे पहला हमने पढ़ा ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख के उच्चारण स्थान आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। ऐसे वर्णों का नाम ही टच वर्ण किया, यानी वो वर्ण स्पर्श वर्ण है। इनका हम जब पाठ करते हैं तो ये कौन होते हैं, कहा क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण है। संस्कृत में कहा का देव माउसाना स्पर्शाह, यानी क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श हैं। कहा जी क आदि में हो और अवसान बोला, अवसान क्या है, अवसान मतलब समाप्ति वर्णों की जहां होती हो उसको हम अवसान कहते हैं। विराम अवसानम सूत्र भी आपका जैसे रामस में से क्या है, अवसान में है। बोला संख्या कितनी है, तो 25 है। अब इन्हीं वर्णों को आगे जाकर अब प्रत्याहार में समाहरित करते हैं तो यमगणनम के य से लेकर कपय के य तक चलोगे तो ये सभी वर्ण आपके आ जाते हैं। दूसरे नाम हमने कहा कि साहब ये अपने अपने वर्गों में स्थित होते हैं। हम भारत के वंशीय भारतीय कहलाते हैं, ये वर्गों में रहने वाले वर्गीय कहलाएंगे, है ना। और कहते हैं कि जब इन सभी अक्षरों में
प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर को उठा लीजिएगा, उसमें रस्व उ इत संज्ञक रस्व उ लगा दीजिएगा। रस्व उ को कहने के लिए उसमें तपरकरण करके उत कह देते हैं। समझ में आ रही है बात। और उत की जो है इत संज्ञा होती है, इसलिए इनको उदित कह देते हैं। कहते हैं कि जैसे क में ऊकू, च में ऊचू, ट में ऊटू, त में ऊपू, तू और प में ऊपू कहलाता हो। तो कुचुटु तुपु बराबर क्या कहलाते हैं? उदित कहलाते हैं। तो संस्कृत में लिखा है कुचुटु तुपु एते उदितः। वही आपके कु कहने मात्र से कवर्ग का ग्रहण, चू कहने मात्र से चवर्ग का ग्रहण, टू कहने से टावर्ग, तू से तावर्ग, पू से पावर्ग, तो कैसे लेकर म तक के वही अक्षर आपके 25 उदित में आते हैं। तो स्पर्श वर्ण कादेव मावसान स्पर्शा उदित, कुचुटु तुपु एते उदित। और वर्गों में रहने के कारण इनको हम क्या कह देते हैं? वर्गीय कह देते हैं। जिन वर्णों का नाम, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु मुख के अंदर ही रहे, ऐसे मुख की प्राणवायु अंदर रहने के कारण इन वर्णों का नाम ही अंतस्थ वर्ण होता है। बोला कौन है? तो यवरल है। यवरल का सूट नाम यण हुआ, संख्या में 4 इसलिए कह दिया यणो अंतस्थाः। ये जो यण वर्ण है या अंतस्थ वर्ण, इनको यण भी कहते हैं और साथ में विशेष नाम जो हमने दिया अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर इसलिए दिया जाता होगा कि यण संधि की प्रक्रिया में ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के समान पर ल, ये कहीं जगह अर्धस्वर के समान व्यवहार किए जाते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर का नाम भी दिया गया है। आगे और भी चर्चा करेंगे। यवल के भी दो भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक आदि जो भी हम आगे पढ़ेंगे सवर्ण संज्ञा के इस प्रसंग में। कहा कि जिन वर्णों के उच्चारण मुख की प्राणवायु मुख से बाहर तीव्र गति से निकलती है और हल्का हल्का सा ऊष्मा का एहसास करवाती है, ऐसे वर्ण व्यंजन समुदाय का नाम ऊष्म वर्ण होता है। बोला कौन है वो? कहा कि सा श है और इन सभी को हम सल कहते हैं, इसलिए सलो उष्माण है। इसलिए सल वर्ण क्या है? उष्मण है। कहा संख्या में कितने हैं? 4 है। तो यण 4 है, सल 4 है, लेकिन यण और सल को जोड़ देंगे तो य से प्रारंभ होने के कारण ये सभी यादि वर्ण है जिनकी संख्या 8 है। लिखा है यादयः स्मृता ही अष्टौ। यादि वर्ण 8 समझने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब सल को पहले रख लो, शादी कर दो। लो भाई शादी कर देंगे, स यवरल कह देंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं है वर्ड के है से स्टार्ट कर लो, स के है को गायब कर देना। तो कहा कि कोई बात नहीं साहब, हादि वर्ण कह देंगे, जैसा चाहो वैसा कह लो दादा। संख्या आपकी कितनी आएगी? 8 ही आएगी। आरपीएससी ग्रेड 1 और 2 के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला।